अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आज की जो टेस्ट थी उसके पहले 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करें और फिर बाकी वाले 10 जो हैं वो दूसरी वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में क्या था, द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट में फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू अगेन ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। अब कॉस और कॉट को देख के अंदाज़ा हो गया कि ये ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, सॉल्व कैसे करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आइडेंटिटीज़ जो हैं मेन ट्रिग्नोमेट्री की 3 आइडेंटिटीज़, फिर उसमें से मज़ीद 6 ड्राइव होती हैं तो टोटल 9 हो जाती हैं। तो ये सेम टू सेम वही आइडेंटिटीज़ हैं। तो अगर आइडेंटिटीज़ पता होंगी तो इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। अब ये कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं मैं बता रहा हूँ कि एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और जो दूसरी है वो तो सेम टू सेम वही पड़ी हुई है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं इस आइडेंटिटी से। अगर ये मैं प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, अब एक्स और थीटा में कोई फ़र्क नहीं, थीटा मतलब कोई भी एंगल और यहाँ पे थीटा की जगह पे एक्स लिया हुआ है तो इसका भी मतलब कोई भी एंगल ही है। तो अगर यहाँ पे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो मतलब 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा किसके, साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो मतलब मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर है थीटा। ठीक है, तो पुट करते हैं वैल्यूज इन दोनों ट्रिग्नोमेट्री से लेके। तो इस पूरे की जगह पे हम क्या लिखेंगे भाई, साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट ये मल्टीप्लाई की साइन, और इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कास लिखा है मैंने, कोसेक कर देते हैं इसको। ठीक है, अच्छा अब मैं थीटा कह रहा हूँ, हम हो सकता है कि किसी को फिर कन्फ्यूजन हो जाए तो इसलिए हम एक्स ही कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में एक्स ही है तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे हम एक्स ही यूज़ करते हैं। ठीक है, वैसे एक्स या थीटा लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों एंगल को शो करते हैं। तो मैं एक्स लिख देता हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स। अब एक और रेसिप्रोकल जिसको कहते हैं कि भाई साइन जो है थीटा वो बराबर होता है 1 अपान कोसेक थीटा के, या फिर हम कहते हैं कि भाई कोसेक थीटा जो बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा के। तो चलो इसको तो हम सेम रख देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल ओ मल्टीप्लाई। ठीक है, ये कोसेक है तो क्या मैं कोसेक की जगह पे 1 अपान साइन लिख सकता हूँ, तो इसको हम लिखेंगे 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स। तो ये दोनों जो हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन तो इंतहाई आसान है, अगर आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स वगैरह पढ़े होंगे तो फिर आसानी से हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू हमें चाहिए। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 15 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 3 होल पावर n इज इक्वल टू 5 पावर 4 इंटू 3 पावर 4। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैं लिखता हूँ 15 मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में 5 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा 15 होल पावर n इज इक्वल टू, अब देखना यहाँ पे इन दोनों को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 3 होल पावर 4। अब लॉज अगर पावर के आपने पढ़े होंगे तो उनमें एक लॉ ये होता है कि अगर दोनों नंबर पे कोई भी दो नंबर हों और सेम पावर है तो पावर जो है हम होल पावर ब्रैकेट देके होल में लिख सकते हैं। ऐसे है वो लॉ कि भाई अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है ए बी होल पावर n,
तो आप इसको लिख सकते हो a पावर n और b पावर n। तो मेरे पास ऐसे लिखा हुआ था, मैंने इस कंडीशन में इसको लिख दिया, ठीक है। अब आते हैं कि बेस यहाँ पे भी 15 है, यहाँ पे भी 15 है। अगर बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम पावर्स उनके क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो मैं इन दोनों की जगह पे एक दफ़ा 15 रखूँगा और इन दोनों के पावर ऐड करूँगा। इसका पावर तो n है, इसका पावर क्या है, अगर किसी भी नंबर के या वेरिएबल के ऊपर कुछ भी पावर नहीं है तो मीन्स क्या होता है, 1 होता है। तो हम इसको कह सकते हैं n प्लस 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 3 5 15 पावर 4। अब हमारे पास एक कंडीशन आ गई कि हम कह रहे हैं कि अगर दोनों के बेसिस सेम हैं और इक्वल भी लगा हुआ है, तो मतलब दोनों साइडें बराबर हैं। अगर दोनों साइडें बराबर हैं और बेसिस भी सेम हैं तो मतलब पावर्स भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम कहेंगे कंपेयरिंग दी पावर्स को कंपेयर करें तो भाई n प्लस 1 इज इक्वल टू 4, इधर था n प्लस 1 इज इक्वल, इस तरफ पावर था 4। अब ये प्लस का 1 है, इधर लेके आएंगे तो माइनस का n इज इक्वल टू 4 माइनस 1, n इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, 3। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी थी और n की वैल्यू हमें मिल गई और वो क्या है, 3 है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या कह रहा है, अनवर हैज 6 टाइम्स एज मच मनी एज मीरा। मतलब अनवर के पास 6 टाइम्स एज मच एज मनी है मीरा से। तो सपोज कर लेते हैं अगर ए मतलब मीरा के पास x रुपीज़ हैं तो अनवर मतलब ए, अनवर के पास क्या होंगे 6 टाइम्स मतलब 6 इंटू एक्स। इतना क्लियर है। आगे आते हैं, इफ़ अनवर गिव्स 80 टू मीरा। अब अगर अनवर 80 रुपये मीरा को देता है, ठीक है, बोथ ऑफ देम विल हैव इक्वल अमाउंट ऑफ मनी। फिर दोनों के पास एक जितने पैसे हो जाएंगे। एट द बिगनिंग मीरा हैज़ मनी। अब हमें एक्स मतलब शुरू में मीरा के पास कितने पैसे थे, एक्स, तो हमें वो फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। तो अब हम देखें कि अनवर के पास जो हैं वो 6x हैं और मीरा के पास x हैं। अगर अनवर मीरा को 80 रुपये देगा तो दोनों के पैसे इक्वल हो जाएंगे। तो अगर वो मीरा को 80 रुपये दे रहा है तो अनवर के पास जितने भी पैसे हैं उनमें से 80 रुपये हमें माइनस करने पड़ेंगे और मीरा के पास जितने भी पैसे हैं उनमें हमें 80 रुपये जो हैं वो ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि अनवर देगा तो अनवर से माइनस हुए और मीरा के पास इंक्रीज़ हो गए और फिर दोनों का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अब ये स्टेटमेंट ऐसे बनेगी कि भाई 6x माइनस 80 इज इक्वल टू एक्स प्लस 80। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x को इधर लेके आए, 180 को इधर ले 80 को इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा 6x, ये x यहाँ पे आएगा तो माइनस का x इज इक्वल टू 80 प्लस 80। तो ये क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 80 और 80 160। 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर लेके आएंगे तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। देन x इज इक्वल टू 160 अपॉन 5। तो दोनों को रिड्यूस करते हैं, कैंसिल आउट। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 1 आएगा 10, 5 2 ज़ा 10। तो x इज इक्वल टू 32। तो भाई जो मीरा के पास पैसे थे वो कितने थे, 32 रुपीज़ थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। टिक द फॉल्स स्टेटमेंट। अब हमारे पास 4 स्टेटमेंट हैं, उनमें से हमें देखना है कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है। और उसके बाद मैंने जो है इसमें अब चारों स्टेटमेंट लिखी हुई हैं। वैसे मैं ऑप्शन नहीं लिखता लेकिन इसमें लिखे हुए हैं क्योंकि लिखने ज़रूरी थे। पहली स्टेटमेंट क्या है, डिवाइड इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। अच्छा पहले देख लेते हैं क्या सब में बाइनरी ऑपरेशन की बात करा है। इसमें भी बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, बाइनरी ऑपरेशन, मतलब बाइनरी ऑपरेशन का एक एमसीक्यूज है। और बाइनरी ऑपरेशन 4 जो बेसिक फंडामेंटल हम यूज़ करते हैं ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन से बाइनरी ऑपरेशन है नहीं है, वो उसने स्टेटमेंट दी हुई।
सबसे पहले हम ये देखें कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, और सब में n है मतलब नेचुरल नंबर्स, और आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब बाइनरी ऑपरेशन ये कहता है कि नेचुरल नंबर्स में से कोई भी दो नंबर उठाओ और वो जो आप मखसूस ऑपरेशन कहा गया है वो अप्लाई करो, फिर जो रिज़ल्ट आए ना वो भी नेचुरल नंबर्स में से ही हो। ठीक है, तो इसने ऑलरेडी कहा है कि ए ऑप्शन पे आते हैं कि डिवाइड इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि कोई से भी दो नेचुरल नंबर उठाओ और उनको डिवाइड करो तो जो जवाब आएगा वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो उसकी स्टेटमेंट सही है। कह रहा है प्लस इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, तो भाई जो एडिशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है। देख लें, नेचुरल नंबर्स में से कोई से भी दो नंबर उठाओ, जब उनको आप ऐड करोगे तो जवाब क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। ठीक है, अब आते हैं इस पे सी पे, माइनस इज़ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। अब ये देखना होगा कि क्या सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन है, कैसे, अब देख लेते हैं। हम कहते हैं भाई 3 माइनस 2 दो नेचुरल नंबर हैं, जवाब क्या आ गया 1, वो भी नेचुरल नंबर है, तो क्या ये सही होगा। अब थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करते हैं। अगर मैं कहूँ कि 2 माइनस 3 तो अब जवाब क्या होगा -1, तो क्या -1 नेचुरल नंबर है, नहीं, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। -1 नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है कि माइनस जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता नेचुरल नंबर्स पे। अब एक दफ़ा मल्टीप्लिकेशन वाले को भी देख लेते हैं कि भाई मल्टीप्लिकेशन इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। अब देखो, कोई से भी दो नंबर उठाओ, उनको मल्टीप्लाई करो, जो भी जवाब आएगा वो नेचुरल नंबर से होगा, मतलब बाइनरी ऑपरेशन है। तो एक ही स्टेटमेंट रॉन्ग थी, और वो क्या थी, सब्ट्रैक्शन वाली, कि वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता नेचुरल नंबर्स पे। ठीक है, और ये आपके पास जो है ये मैट्रिक का क्वेश्चन है, अगर नहीं तो फिर फर्स्ट ईयर में तो ये पूरा इसका एक चैप्टर है। अब आते हैं 5 पे, एफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 3, देन अब हमें बताना है कि ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट या ये स्टेटमेंट। अब इसका मतलब क्या है कि x की जगह पे आपने 1 रखना है और फिर देखना है क्या इसका जवाब 0 आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये स्टेटमेंट सही, अगर 1 आ रहा है तो ये वाली सही, अगर 2 जवाब आएगा तो ये सही, अगर 3 आएगा तो ये सही, लेकिन पुट सब में 1 ही करना है। तो चलो पुट करते हैं कि हम कहते हैं फंक्शन ऑफ 1, x की जगह पे 1 रखना है तो 3, x की जगह पे 1 रखें -3, सिंप्लीफाई करें, 3 1 जा 3 माइनस 3, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3 माइनस 3 0। तो ये वाली स्टेटमेंट सही है, ए वाली। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज़ 13। 5 नंबर हैं, उनकी जो एवरेज है वो 13 है। इफ़ द एवरेज ऑफ 4 ऑफ नंबर्स दीज नंबर्स इज़ 10, और उन 5 में से 4 नंबर की एवरेज 10 है, तो बताओ पांचवा नंबर क्या होगा। अब सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, ये तीसरी टेस्ट है, तीनों टेस्ट में एक टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे पहले दो में मैंने समझाया था कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो 5 नंबर हैं उनकी एवरेज 13 है, तो हमें उन 5 नंबर्स का सम पता होना चाहिए। तो फार्मूला क्या हमने पढ़ा था कि भाई एवरेज जो है वो होता है सम ऑफ x अपान n, ये कहते हैं एवरेज की निशानी है। सम ऑफ x का मतलब क्या है, मतलब जितने भी जो 5 नंबर हैं उनको ऐड करें तो उसको सम ऑफ x कहते हैं, मतलब हर एक नंबर खुद x है, उनको प्लस करेंगे तो ये सम ऑफ x, और वो जितने नंबर हैं टोटल तादाद से डिवाइड करना होगा। अब यहाँ पे हमें n पता है, मतलब 5 n की जगह पे, और एवरेज भी हमें पता है 13, हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ x। तो हम क्या कहेंगे, भाई 13 एवरेज है, हमें उनका सम तो नहीं पता, लेकिन जो नंबर हैं वो 5 है। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ें। अब हमें उनका सम चाहिए, तो ये 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू सम ऑफ x। अब मल्टीप्लाई करें, 5 3 ज़ा 15, 5 ऊपर 1, 5 1 ज़ा 5, 5 and 1 6,
तो भाई हमें उन 5 नंबर्स का सम पता चल गया और वो क्या है 65 है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी स्टेटमेंट की। कह रहा है कि उन 5 नंबर्स में से द एवरेज ऑफ 4 ऑफ नंबर्स इज़ 10, उनमें से 4 नंबर की एवरेज 10 है। तो सेम वही फार्मूला, सम ऑफ x अपॉन n, एवरेज 10 है, हमें उन चारों नंबर्स का सम चाहिए और नंबर कितने हैं 4। 4 इधर आएगा मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू सम ऑफ x, 4 10 40 इज इक्वल टू सम ऑफ x। ठीक है, अब देखो बड़ी आसान सी बात हो गई। टोटल नंबर हमारे पास 5 हैं, उनकी एवरेज जो थी 13 थी। तो उन पांचों नंबर्स को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 65। ठीक है, फिर कह रहा है कि उनमें से हम 4 नंबर उठाते हैं जिनकी एवरेज 10 है। ठीक है, तो मतलब उन चारों नंबर्स का सम क्या हो गया 40। ठीक है, अब हमें 5वां नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टोटल सम में से 4 नंबर्स का सम माइनस करेंगे तो हमें 5वां नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब 65 में से माइनस करेंगे 40, तो हमारे हमारे पास जो नंबर आएगा 5वां नंबर आएगा, और 5वां नंबर क्या है 25, 5th नंबर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पे। क्या कह रहा है, इन अ मैथ टेस्ट देयर वर 60 प्रॉब्लम्स। ठीक है, इस कंडीशन को याद रखना, 60 प्रॉब्लम्स हैं, विच वर टू बी डन इन 1 आवर, 1 घंटे में करने हैं सारे प्रॉब्लम। ठीक है, अ स्टूडेंट कंप्लीट 30 प्रॉब्लम्स, वो 30 क्वेश्चन कर देता है इन 20 मिनट्स, 20 मिनट्स में। ठीक है, द एवरेज टाइम इन सेकेंड्स, अब हमें टाइम बताना है सेकेंड्स में, मिनट्स में नहीं। ठीक है, फॉर कंप्लीटिंग ईच ऑफ द रिमेनिंग प्रॉब्लम, अब हर प्रॉब्लम जो बाकी बचेगा उसके लिए कितने सेकंड्स इसके पास हैं। तो टोटल 60 थे, उसने 30 प्रॉब्लम तो कर दिए, तो अब हमारे पास रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं, 30 कर लिए तो 30 रिमेनिंग हो गए। ठीक है, और 30 जो किए थे 20 मिनट्स में किए थे, और टोटल उसके टाइम क्या था 1 घंटा, तो 20 मिनट्स 1 आवर से माइनस कर गए, तो अब रिमेनिंग टाइम क्या है, रिमेनिंग टाइम जो इसके पास है अब वो 40 मिनट्स है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि उसको एक क्वेश्चन के लिए कितने सेकंड्स उसके पास हैं। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, हम टोटल मिनट्स को डिवाइड करेंगे टोटल क्वेश्चन से, तो हमें एक क्वेश्चन के लिए जो टाइम है वो पता लग जाएगा, लेकिन ये मिनट्स में पता लगेगा, हमें चाहिए सेकंड्स में। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, तो 40 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारे पास ये जो भी आंसर होगा वो सेकंड्स में होगा। तो पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ डायरेक्ट रिड्यूस करते हैं, 31 ज़ा 30, 32 ज़ा 60, 40 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 80 सेकेंड्स। तो एक क्वेश्चन के लिए अब रिमेनिंग उसके पास 80 सेकेंड्स हैं, 80 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन को समझिएगा, 30 क्वेश्चन उसने कर दिए थे तो रिमेनिंग 30 क्वेश्चन, 20 मिनट में किए थे तो रिमेनिंग उसके पास 40 मिनट थे, और हमें जवाब सेकंड्स में देना था, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, मिनट्स को मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, मतलब हर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, और डिवाइड किससे कर दिया, रिमेनिंग क्वेश्चन से। ठीक है, तो हमें पता लगा कि भाई 60 जो हैं वो 80 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अहमद स्पेंड 2/3 ऑफ हिज सेविंग ऑन अ यूज्ड कार। अब उसके पास जितनी भी सेविंग थी उसका 2/3% उसने जो है यूज कार पे लगा दिया खरीदने में। एंड ही स्पेंड 1/4 ऑफ हिज रिमेनिंग, इसको याद रखना, रिमेनिंग की बात कर रहा है, मतलब कार खरीदने के बाद जो पैसे बचे उनका कितना
1/4, ठीक है, सेविंग ऑन अ न्यू कारपेट, और फिर उसने कारपेट लिया 1/4 रिमेनिंग अमाउंट का। इफ़ द कारपेट कॉस्ट 250, अगर कारपेट उसको 250 रुपीज़ का मिला है, देन अमाउंट स्पेंड बाय हिम ऑन कार पे कितना अमाउंट उसने खर्च किया था ये बताना है। अहमद के पास एक अमाउंट है, उसका 2/3 उसने कार खरीदने में लगा दिया, जो भी बचा फिर उसका 1/4 उसने कारपेट खरीदने में लगाया, और हमें ये पता है कि कारपेट उसको जो है वो 250 का मिला है। तो अब बताओ उसने कार पे कितने पैसे खर्च किए। तो सपोज कर लेते हैं कि भाई अहमद के पास सबसे पहले एक्स अमाउंट था, एक्स रुपीज़ थे, ठीक है, और अहमद ने क्या किया, एक्स का 2/3 जो है वो कारपेट पे कार पे लगा दिया। तो अगर अहमद ने कार खरीदी, ठीक है, 2x/3 की, सॉरी इसको 3 करना होगा, ठीक है, 2x/3 की, ठीक है। तो बाकी रिमेनिंग अहमद के पास कितने हैं अमाउंट है, टोटल 3 था, 3 में से 2 खर्च कर दिया, तो बाकी रिमेनिंग क्या हो जाएगा 1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x/3, सॉरी नीचे 3 रहेगा, ठीक है, x/3। तो अब जो अहमद के पास अमाउंट है वो क्या है, x/3 है, ठीक है। और उस x/3 में से उसने क्या किया, स्पेंड किए कितने, 1/4। तो हम क्या करेंगे, x/3 का 1/4 मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/4, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, x × 1 तो x, 4 3 12, x/12 जो है उसने खर्च किया कारपेट लेने में, ठीक है। तो कारपेट कितने का मिला, 250 का मिला, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई x/12 जो भी खर्च किया उसने कारपेट पे वो बराबर है 250 के। तो अब 12 इधर आ जाएगा, तो x = 250 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे हमारे पास आंसर क्या आता है। सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा, x = 0 0 या 24 और 6 हो जाएगा 3000। तो टोटल उसके पास जो अमाउंट था वो क्या था, 3000 था एक्स अहमद के पास। और अहमद ने क्या किया था, कार ली थी 2/3 की। तो अब हमें कार का अमाउंट चाहिए, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3000, ठीक है। 3 3 में कैंसिल, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2000। और ये क्या है, कार ली थी इसने 2000 की, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, 2000। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था क्वेश्चन, एक्स अमाउंट था, उसने फिर 2/3 कार पे खर्च कर दिया, तो 2x/3, तो रिमेनिंग क्या बचा 1/3 मतलब x/3, ठीक है। और फिर उस x/3 का 1/4 उसने कारपेट लेने में लगाया। तो पहले तो हम देखेंगे x/3 का 1/4 कितना होता है, x/12, और हमें पता है कारपेट कितने का मिला 250 का। तो हमने कहा x/12 = 250, और वहाँ से हमें टोटल अमाउंट मिला अहमद का। जैसे ही टोटल अमाउंट मिल गया तो हमने वहाँ से कार की प्राइस निकाल दी, ठीक है। इसका दूसरा मेथड भी है सॉल्व करने का, जिससे डायरेक्ट कार की प्राइस मिलती है, लेकिन हमने क्या किया, पहले ओरिजिनल प्राइस फाइंड की। तो मुझे ये आसान लगा आपको समझाने के लिए, तो इसलिए मैंने ये मेथड किया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें क्या कह रहा है, 15 men were hired to plug a piece of land in 10 days। अब 15 लोग जो है कोई काम करते हैं कितने में, 10 दिनों में, ठीक है। टू कंप्लीट द सेम जॉब इन 3 days, 3 दिनों में अगर सेम जॉब कंप्लीट करनी है तो मोर नंबर ऑफ मेंस इज रिक्वायर्ड, कितने ज़्यादा लोग चाहिए, मोर नंबर ऑफ, ठीक है। यहाँ टोटल नंबर नहीं कह रहा, मोर कह रहा है, ठीक।
तो अब हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक रेशो बनाते हैं मेन का और दूसरा बनाते हैं डेज का। 15 लोग 10 दिनों में एक काम करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें वो काम 3 दिनों में करना है तो कितने ज़्यादा लोग चाहिए, मतलब 15 प्लस x। पहले तो ये देखेंगे अब ये प्रोपोर्शन कौन सा है, डायरेक्ट है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। पहले तो इस साइड को तो हम ऐसे एरो लगा देंगे जिसमें x होगा। अब इसमें देखना है कि एरो ऊपर जाएगा कि नीचे। कंपेयर करते हैं डायरेक्ट या इन्वर्स को। अगर 15 लोग हैं तो 10 दिनों में काम कंप्लीट होगा। अगर दिन हम कम करेंगे तो हमें वही काम करने के लिए लोग बढ़ाने पड़ेंगे। तो मतलब डेज कम हो रहे हैं और लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ कम हो रही है और दूसरी इंक्रीज़ हो रही है। तो जब भी दो क्वांटिटीज़ हों, एक कम हो और दूसरी बढ़े, तो उसको हम इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन। और जब दोनों बढ़ें या दोनों डिक्रीज़ हों तो फिर वो डायरेक्ट होता है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में हमेशा एरो नीचे की तरफ लगाएंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे एरो से ऊपर जाएंगे, ठीक है। 15 प्लस x अपान, अब ये 15 इज इक्वल टू, और एरो से नीचे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10/3। हमें x की वैल्यू चाहिए, ये 15 इधर लेके आएंगे तो बाई 15 प्लस x इज इक्वल टू 10/3 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो बाई 15 प्लस x इज इक्वल टू 5 10 ज़ा 50। प्लस का 15 है, इधर लेके आएंगे तो माइनस का x इज इक्वल टू 50 माइनस 15। 50 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 35। तो भाई 35 और लोग चाहिए सेम काम को 3 दिनों में करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे। अब लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वैसे नहीं क्योंकि 10वां। एट एन एजुकेशनल ट्रिप द अकेडमी टू इस्लामाबाद रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स वाज 4:5, ठीक है। अब ये इस रेशियो को ध्यान में रखिएगा, 4:5 मतलब जिस जगह 4 लड़के हैं तो 5 लड़कियां हैं, ठीक है, ऐसे समझ लें, ठीक। द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑन ट्रिप, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है। अब पहले तो देखें टोटल रेशियो क्या होगा, 4 + 5 क्या हो जाएगा 9। तो सिंपल सी बात है, इनमें देखो जिसको 9 डिवाइड करता है उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा तो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं ना, कोई भी आधा बच्चा या नहीं हो सकता, कंप्लीट हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें देखना होगा कि 9 किसको डिवाइड करता है। तो सारे स्टूडेंट जो है हमें पता लग जाएगा कि इतने बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। 80 को 9 डिवाइड करेगा कम्प्लीटली, नहीं। क्या 9 90 को डिवाइड कर लेगा कम्प्लीटली, येस 10 टाइम। क्या 9 70 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है, नो। 50 को, नो, ठीक है। तो हमारे पास एक ही कंडीशन हो गई कि 90 बच्चे हो सकते हैं। अगर 90 बच्चे हैं तो उसमें से 40 लड़के हैं और 50 लड़कियां हैं। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस जो हैं वो रखूँगा।